कुछ अनकहा रह गया। प्रतिभा दीवान। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। तभी बूंदाबांदी आरंभ हो गई और एक हल्की फुहार ने सुनैना को भिगो दिया। हल्की हल्की बारिश और हवा के झोंकों ने वातावरण को ठंडा कर दिया था। सुनैना घर के अंदर आ गई थी। घर के बाहर चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। बाहर बादलों की गरज फिर सुनाई दी और वातावरण कांप कर रह गया। सुनैना को बचपन से ही गरजते बादलों और तेज हवाओं से डर लगता था। जब भी बादल गरजते और हवाएं तेज चलतीं तो सुनैना के सामने बचपन की वो यादें, वो टीसें उभर आती थीं जिनको वो भूलना चाहती थीं, लेकिन वो दृश्य उसकी आंखों से ओझल नहीं हो पाते थे। ऐसे ही मौसम में उस दिन सुनैना की माँ इस दुनिया से सुनैना को अकेला छोड़कर चली गई थी। वो बरसात की ही एक भयानक रात थी। बरसात पूरे जोर शोर से बरस रही थी। तेज हवाएं चल रही थीं। बिजली की कड़क और बादलों की गरज से पूरे वातावरण ने भयानक रूप धारण कर लिया था। घर में माँ दर्द से तड़प रही थी और सुनैना, जो अभी 5 साल की मासूम बच्ची थी, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो माँ का दर्द कैसे दूर करे। वो बार बार माँ को पानी पिला रही थी। घर में और कोई नहीं था। सुनैना के पापा दूसरे शहर गए आए थे और सुनैना की माँ के दर्द शुरू हो गए थे। वो दूसरी बार फिर से माँ बनने वाली थी। उन्होंने घर का सारा काम निपटा दिया था, खाना भी बना दिया था, सुनैना को बड़े प्यार से खाना खिला भी दिया था। सुनैना से उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। सुनैना जब भी कोई जिद करती और किसी बात पर रोती थी तो माँ हमेशा कहती, सुनैना तेरी आंखें देख कितनी सुंदर है, तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती, हमेशा हंसती रहा कर, तेरी इन सुंदर आंखों के कारण ही मैंने तेरा नाम सुनैना रखा है। और हाँ, जब तू हंसती है ना तो इन आंखों की चमक और बढ़ जाती है, तो बहुत सुंदर लगती है जब हंसती है। तो सुनैना को उस समय भी माँ की ये बातें याद आ रही थीं, इसलिए सुनैना रो नहीं रही थी, लेकिन समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे। बरसात के कारण बिजली भी चली गई थी। बाहर इतनी तेज हवाएं और बरसात थी कि वो मोहल्ले में किसके घर जाएं, किसको बताएं कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। लेकिन फिर भी सुनैना ने हिम्मत करके सामने रहने वाली मेहरा आंटी के घर जाने की हिम्मत की और जाकर तेज तेज दरवाज़ा बजाकर आंटी को आवाज़ दी, आंटी आप जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, आप चलकर देखिए, कोई डॉक्टरनी के पास ले चलिए, मेरी मम्मी से बोलते भी नहीं बन रहा। मेहरा आंटी ने दरवाज़ा खोला। अरे बेटा सुनैना, तू अंधेरी रात में इस बरसात में क्या कर रही है? आंटी मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, आप मेरे घर चलिए। मेहरा आंटी सुनैना के साथ आईं। जल्दी से उन्होंने सुनैना की माँ शीला को सीधा लेटाया, हाथ पैर मलने लगी। शीला दर्द की वजह से बेहोश हो गई थी। वो फिर जल्दी से अपने पति को बुलाने गई ताकि शीला को डॉक्टरनी के पास ले जाएं। तब तक सुनैना माँ के सिरहाने बैठी हुई माँ के हाथ मलती रही। माँ माँ बोलो ना, माँ मुझे अकेले डर लग रहा है, माँ मुझे अपने पास लेटने दो ना। लेकिन माँ कुछ भी नहीं बोल रही थी। तभी मेहरा आंटी ने आकर बताया, तेरे अंकल ऑटो लेने गए हैं, हम जल्दी ही तेरी मम्मी को अस्पताल लेकर चलेंगे। वो ठीक तो हो जाएगी ना आंटी? मेरी मम्मी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अभी करेंगे, फिक्र मत कर। मेहरा अंकल को ऑटो बरसात की वजह से नहीं मिल रहा था। इधर शीला का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वो दर्द के कारण बार बार बेहोश सी हो जाती थी। इस बार बहुत तेज दर्द हुआ और सुनैना के भाई को उसकी माँ ने जन्म दे दिया, लेकिन वो फिर उसके बाद हिली भी नहीं। मेहरा आंटी ने बच्चे को जल्दी जल्दी साफ करके कपड़े बदलाए। शीला को खूब आवाज़ें दी, देखो शीला, तुम्हारे घर तुम्हारा बेटा आ गया। लेकिन शीला में कोई हरकत ही नहीं हुई। अब तूफान भी थम गया था, सुबह भी हो गई थी। शीला को लेकर मिसेस मेहरा अस्पताल गईं, लेकिन डॉक्टरनी ने बताया कि इनमें अब कुछ नहीं है, इनकी सांसें खत्म हो गईं, अब ये जिंदा नहीं है। सुबह होते ही सुनैना के पापा भी आ गए थे। उनका रो रो कर बुरा हाल था। वो कभी बेटे को देखते, कभी सुनैना को गले लगाते, लेकिन आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। आज सुनैना और उसके पापा की जिंदगी वीरान हो गई थी और वो मासूम जिसने माँ को देखा ही नहीं और वो चल बसी थी। सुनैना बेटी और बेटे राजू को अकेले वो कैसे पालेंगे, बस सुरेश को ये बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। सुरेश सुबह उठकर बच्चों के लिए दूध नाश्ता बनाता, उनको नहलाता, कपड़े धोता, फिर खाना बनाता, जल्दी जल्दी तैयार होता, खुद नाश्ता करना ही भूल जाता, फिर पड़ोस की आंटी के घर बच्चों को छोड़ता और तेजी से गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंचता। लंच में फिर घर आता ताकि बच्चों को खाना खिला दे। आंटी पड़ोसी का कितना ख्याल रखती, आखिर वो भी एक उम्रदाज औरत थी, वो बच्चों को संभाल लेती थी। राजू तो अभी छोटा था, दूध की बोतल दे देती थी आंटी उसको, और सुनैना तो बहुत समझदार बच्ची थी। वो चुपचाप अपनी गुड़िया और भाई के साथ खेलती रहती। गुड़िया साथ में लिए भाई के पास ही बैठे रहती थी। सुरेश बच्चों को घर लाकर खाना खिलाकर फिर आंटी के पास छोड़ जाता था। कुछ दिन तो इस तरह ही चलता रहा, लेकिन फिर अचानक ही आंटी की तबीयत खराब हो गई तो आंटी की बेटी उनको अपने साथ ले गई। अब सुरेश के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो गई। कुछ दिनों की तो सुरेश ने छुट्टियां ले ली, लेकिन कब तक छुट्टी लेता। फिर एक काम वाली रख ली, लेकिन इतनी सैलरी नहीं थी कि वो घर का भी काम उस काम वाली से करा सके, क्योंकि इतना पेमेंट वो नहीं दे
सकता था, इसीलिए सिर्फ बच्चों की देखभाल के लिए जब वो ऑफिस जाता था उतने समय के लिए ही रखा था। लेकिन उसने देखा काम वाली बच्चों को अकेला छोड़कर कहीं पर काम करने चली जाती थी और बच्चे अकेले रहते थे। फिर एक दिन सुरेश ने अचानक सामने आकर बाई को रंगे हाथों पकड़ लिया। जब सुरेश घर आया तो काम वाली नहीं थी, बच्चे रो रहे थे। सुरेश ने जाकर बेटे को गोद में उठा लिया और बेटी को चुप कराया। इतने में ही काम वाली बाई आ गई। सुरेश ने काम वाली बाई से कहा, आपको जरा भी एहसास है मैं अपने मासूम बच्चों को आपके हवाले छोड़कर जाता हूँ कि आप मेरे बच्चों का ख्याल रखेंगे। इसके लिए आपको मुंह मांगे पैसे देता हूँ और आप मेरे बच्चों को अकेला छोड़कर चली जाती हैं। आपको इन मासूम बच्चों पर रहम नहीं आया कि ये बिन माँ के मासूम बच्चे कभी अकेले में गिर जाएं, लग जाएं तो क्या होगा? साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सोचा दोपहर में बच्चे सो जाते हैं तो मैंने एक घर का काम और ले लिया था। मैं जल्दी लौट आती हूँ, लेकिन आज देर हो गई और आप आ गए। सुरेश ने कहा, मैं तो 2 बार और आ चुका हूँ। आज फिर मैं चेक करने आया तो दोनों बच्चे रो रहे थे। कमरे में अंधेरा था, लाइट भी नहीं थी। ऐसे में बच्चे कभी कहीं टकरा जाते। अंधेरे में खिड़कियां भी बंद थीं। बेटा बिस्तर से नीचे गिर भी सकता था। जी साहब, माफ़ी चाहती हूँ, अब ये गलती नहीं होगी। दुनिया में माँ के अलावा कोई बच्चे की फिक्र नहीं कर सकता। एक माँ ही होती है जो हर दुख दर्द परेशानी झेलती है, लेकिन अपने बच्चों को जानबूझकर कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम एक औरत तो हो, लेकिन इन बच्चों की माँ नहीं हो ना, इसीलिए तुमको फिक्र क्यों होगी। लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए आपकी सैलरी पूरे महीने की। मैंने पैसे काटे नहीं हैं, लेकिन अब मैं अपने बच्चों को ऐसे इंसान के पास नहीं छोड़ सकता जिसके दिल में इन मासूम बच्चों के लिए कोई दया सहानुभूति ना हो। काम वाली बाई कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप चली गई। आखिर वो बोलती भी क्या, गलती तो उसकी ही थी। अब सुरेश ने दोनों बच्चों को गर्मा गर्म दूध पिलाया, खुद के लिए चाय बनाई। तभी पड़ोसी शर्मा जी आ गए। आइए, आपके लिए भी अदरक वाली चाय बनाता हूँ। अरे सुरेश जी, क्यों परेशान हो रहे हैं? आप आज जल्दी आ गए ऑफिस से तो मैंने सोचा कि देख कर आए, मिल भी लूंगा। जी, आज बच्चों को देखने थोड़ा जल्दी आ गया था। मुंशीदा का कद था 4 हाथ ऊंचा। इस कद से अलग उसके खिले हुए सुरख की हंसी धोरों से टकराकर और मनभावन हो जाती थी। उसको सुनते हुए ऐसा लगता था कि कुदरत ने भले ही उसके कद को छोटा रख दिया, मगर उसके गायन को बड़ा होने का आशीष दे रखा है। उन्हीं दिनों कमली कटोरी लेकर स्कूल जाती थी। वह स्कूल में पढ़ती नहीं थी। जोगियों ने स्कूल का रास्ता कभी नहीं पकड़ा। मास्टरों ने जोगियों को खूब कहा कि बच्चों को स्कूल भेजो, लेकिन वे कभी माने नहीं। कमली 16 साल की थी, मगर स्कूल की दीवार के पास कटोरी लेकर बैठी रहती थी। रिसेस में तेल में बना हुआ दलिया सब बच्चों को खाने के लिए मिलता था। एक मार साहब ने बताया था कि दुनिया में एक बहुत बड़ा देश है, उसके यहाँ इतना गेहूं होता था कि उसे समंदरों में फेंकना पड़ता। अब वो देश इस गेहूं को गरीब देशों के बच्चों के लिए भेज देता है। ये दलिया हर बुधवार को बिल्कुल लापसी जैसा होता कि उस दिन इसमें थोड़ा सा गुड़ पड़ जाता था। बाकी सब दिनों में मुंशीदा गाना गा रहा होता। उसके गाने की मिठास से ही दलिया लापसी बन पाता था, एकदम मीठी गट लापसी। स्कूल के छूटते ही सब बच्चे अपने अपने रास्ते के हिसाब से अपने साथियों के साथ घर जाया करते। कमली रिसेस के समय 2 बजे के आसपास आया करती थी और 4:30 बजे तक वह स्कूल में ही रुकती थी। कभी ज़्यादा दलिया बच जाता तो वह कमली को दे दिया जाता था। कमली के घर वालों को भी इससे खुशी होती थी, इसीलिए वे उसे रोज़ स्कूल जाने देते थे। छुट्टी होते ही मुंशीदा और कमली एक ही रास्ते जाते थे। मुंशीदा को स्टेशन जाना होता था और उसी रास्ते में कमली का डेरा पड़ता था। जोगी इसी जगह पर कई सालों से बैठे हुए थे। उनको एक बार कुछ लोगों ने पंचायत से कहकर हटवाना चाहा था, मगर जोगियों ने खुद कह दिया था, बाप जी आपरी जमी आपरा ही मांगण आला, जद के वो उठ जावा। शिकायत करने वालों को पंचायत के लोगों ने समझा दिया कि भाई जोगी खुद कोई जमी कोई हक नहीं मांग रहे हैं, वे तो जब कहो तब उठकर जाने को तैयार हैं। मुंशीदा उन दिनों सोचता था कि ये ज़मीं पंचायत के बाप की थोड़े ही है कि जोगी यहाँ से चले जाएं। वह नहीं चाहता था कि जोगी वहाँ से कभी भी जाए। उसको जोगियों के जाने से दुख होता। ये दुख स्कूल से घर जाते समय पहले खुशी की शक्ल में आता था और फिर जोगियों का डेरा आते ही उदासी में बदल जाता। कमली से बिछड़कर मुंशीदा धीमे कदमों से स्टेशन की ओर चलता जाता था। उसका मन नहीं होता था कि वह कुछ भी गुनगुनाए। वह चुप चलता था। उसकी गायकी खो जाती थी। वह सुर भूल जाता था। उसे पीछे छूटी हुई कमली की याद भर बाकी रहती थी। अरेशपा, चलो हम अभी ले चलते हैं, बाजार बच्चे भी घुमाएंगे। अरे एक मोटरसाइकिल पर सब कैसे जाएंगे? आप यूं करो, बच्चों को ही घुमा लाइए। अरे मैं तो इसीलिए कह रहा था कि बच्चे भी कहीं नहीं जा पाते घूमने। हाँ, लेकिन दिन भर बाहर घूमते खेलते रहते हैं। अच्छा तो चलो हम दोनों ही चलते हैं। सुनैना के हवाले दोनों बेटों को करके शिप्पा घूमने चली जाती। सुनैना चुपचाप देखती रहती। अपने भाई सुमीत को भी समझाती, भैया अभी मम्मी को ज़रूरी काम था, इसलिए पापा उनको लेकर गए हैं, फिर किसी दिन हमको भी लेकर चलेंगे।
अच्छा सच में दीदी, हम भी घूमने किसी दिन मेले जाएंगे क्या? सुनैना कहती। हाँ जरूर जाएंगे, लेकिन पापा के पीछे नहीं पड़ना। पापा ऑफिस से आकर थक जाते हैं, वो जिस दिन खुद ही ले जाने का कहेंगे उसी दिन चलेंगे। और फिर दोनों बच्चे इंतजार ही करते रहते। शिप्पा ने कभी सुरेश को मौका ही नहीं दिया। अब तो शिप्पा सुनैना को स्कूल से आते ही यूनिफॉर्म भी नहीं बदलने देती और आवाज़ लगाने लगती थी। अरे सुनैना, कब से मेरा सर दर्द कर रहा है, जल्दी से चाय बना कर ले आना और ये बच्चों का ख्याल रखना। दिन भर हो गया इन दोनों को संभालते हुए, अब तू संभाल, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। और हाँ, सब्जी काट देना, आटा मार देना, उसके बाद बर्तन साफ कर लेना। ये कपड़े सुबह से निकाल कर रखे हैं, लेकिन इन दोनों की वजह से धो ही नहीं पाई, तू धोकर सूखने डाल दे जल्दी से। सुनैना ने कहा, ठीक है मम्मी, मैं कर दूंगी। फिर मुझे पढ़ना भी है, मेरी 6 माही परीक्षा चल रही है, कल पेपर है मेरा। हाँ, कलेक्टर तो तुमको ही बनना है, मैं तो तुम लोगों के लिए नौकरानी हूँ, काम करना घर का तो मेरे हिस्से में है। सुनैना ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप एक के बाद एक काम निपटाती रही। फिर सब काम खत्म होने पर बगैर खाना खाए ही पढ़ने बैठ गई। तभी पापा ऑफिस से आ गए और आते ही आवाज़ लगाई, अरे सुनो शिप्पा, कहाँ हो? मेरे सर में बहुत दर्द है, जल्दी चाय पिलाओ मुझे। जी ठीक है। और फौरन ही सुनैना को आवाज़ लगा दी, सुनैना 2 कप चाय तो बना दो, पूरा दिन हो गया मुझे काम करते हुए, तुम्हारी पढ़ाई खत्म ही नहीं होती। ये सुनकर सुनैना को सुरेश ने भी आवाज़ लगाई, अरे बेटा कहाँ हो, कुछ हाथ बटाया करो काम में अपनी मम्मी का, अब बड़ी हो गई हो, देखो मम्मी कितनी थक जाती हैं दिन भर काम करते करते। चलो आज शाम का खाना तुम बनाना, मम्मी के सर में दर्द है, उन्हें आराम करने दो। सुनैना ने अपने पापा को देखा, लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं बोली और चाय बनाने चली गई। शिप्पा तुम आराम करो, सुनैना देख लेगी किचन का काम, तुम चाय पी के थोड़ा लेट जाओ। सुनैना अपने पापा को ये कैसे बताती कि दिन भर वही काम करती है। एक साथ रहते हुए भी पापा और मुझ में कितनी दूरियां आ गई थी। मैं चाहकर भी पापा से कुछ नहीं कहती थी कि कहीं मेरी वजह से पापा मम्मी के रिश्ते में कड़वाहट ना आ जाए। भाई सुमीत कभी कभी मुझसे कहता था, दीदी आप दिन भर काम ही करती रहती हो, स्कूल नहीं जाती रोज? मैडम ने कहलवाया है कि आपकी बोर्ड की परीक्षा है, उपस्थिति कम हो जाएगी तो परीक्षा में रेगुलर छात्रा के रूप में नहीं बैठने देंगे। आप स्कूल रोजाना क्यों नहीं जाती हो? सुनैना की खूबसूरत आंखों में आंसू आ गए। हाँ भैया, अब जाया करूंगी रोज स्कूल, तो फिक्र नहीं कर। अब सुनैना सुबह जल्दी उठकर काम कर देती थी, फिर स्कूल चली जाती थी। स्कूल में सुनैना आजकल बहुत चुप चुप रहने लगी थी। उसकी सहेली साधना हमेशा उसके साथ ही रहती थी, वो बचपन से ही उसके साथ पढ़ रही थी। उसने सुनैना से पूछा, सुनैना क्या बात है, तू आजकल बहुत चुप चुप सी रहने लगी है, मुझे बता तुझे क्या हुआ है? अरे नहीं साधना, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो परीक्षा आने वाली है ना तो उसी की टेंशन है, और कुछ नहीं है। साधना ने कहा, नहीं तो मुझसे छुपा रही है, बताना क्या बात है। दिल में कोई भी बात हो किसी न किसी से शेयर करना जरूरी होता है, नहीं तो इंसान दिल ही दिल में बात रखे तो दिमाग पर भी असर पड़ता है। सुनैना ने कहा, साधना अब क्या बताऊं, तू तो मेरी बचपन की सहेली है, तुझसे तो कोई भी बात नहीं छुपी है। मेरी मम्मी पहले तो शुरू में बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से हमारे घर में नया छोटा भाई आया है, मम्मी का रवैया हम दोनों भाई बहन के प्रति पहले जैसा नहीं रहा। वो हम दोनों का ख्याल पहले जैसा नहीं रखती, अब बात बात में डांटती हैं, बस अपनी बेटे की देखभाल में ही लगी रहती हैं। पापा के सामने तो थोड़ा अच्छा बोल भी लेती हैं, लेकिन उनके जाते ही बहुत डांटती हैं। मुझे सुबह से ही उठा देती हैं, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ और जब पापा उठते हैं मम्मी फौरन नाश्ता लेकर चली जाती हैं। मैं खाना बनाती हूँ, वो पापा का टिफिन ले जाकर देती हैं। मैं पापा से डर के कारण कुछ नहीं कहती हूँ। पापा मम्मी का घर में कोई झगड़ा ना हो, बस ये सोचकर ही मैं पापा को कुछ नहीं कहती। मेरा स्कूल आना भी बंद करवा दिया था, लेकिन मेरा बोर्ड एग्जाम है, इसीलिए मैं सुबह सब काम करके स्कूल आती हूँ। मुझे बहुत पढ़ना है साधना, अपने पैरों पर खड़े होना है, मुझे अपनी मम्मी के सपने साकार करना है। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं खूब पढूं और कोई अच्छी सी नौकरी करूं। मुझे अपनी मम्मी की बात याद आती है साधना, वो मुझे क्यों छोड़कर चली गई, कितना प्यार करती थी हमसे। अरे सुनैना दुख मत कर, सब ठीक हो जाएगा, बस तू दिल लगाकर पढ़ाई कर। तुझे इस बार भी टॉप करना है क्लास में, ताकि तुम्हारा एडमिशन बेस्ट कॉलेज में हो और तुम अपने सपनों को साकार कर सके। हाँ साधना, मैं भी यही चाहती हूँ, अब पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही दूंगी। साधना ने सुनैना को गले लगा लिया। ये हुई ना बात मेरी जान, बस ऐसे ही आगे बढ़ना है हौसलों के साथ अपनी मंजिल पाने के लिए। सुनैना तू ऐसे ही खुश रहा कर, देख कितनी सुंदर लग रही है, तेरी मम्मी ने तेरा नाम देख कितना सही रखा था। जब तू हंसती है तो तेरी आंखें और भी सुंदर लगती हैं, देख संभालना कोई इन गहरी आंखों में डूब कर न रह जाए। अरे साधना तू भी कैसी बातें करती है, चल घर चले, बहुत देर हो जाएगी। हाँ चलो सुनैना चलते हैं। आज सुनैना को अपना दिल कुछ हल्का हल्का लगा था। कहते हैं ना, किसी को अगर दिल का हाल बयान कर दो तो कुछ दिल का बोझ कम हो जाता है। बचपन से लेकर आज तक वो तन्हा ही रही थी। उसने बचपन अकेले बिताया था। कभी किसी से खुद को बांटने कहने सुनने की जरूरत महसूस होती भी तो किससे कहती? कौन था जो उसका गम उसका दर्द बांटता? बस वो तो मशीन की तरह चलती रही। लेकिन अब उसे ये परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास करनी थी।
सुनैना ने खूब मेहनत की और इस बार भी उसने अपनी कक्षा में टॉप किया था। सुरेश बहुत खुश थे। बेटी सुनैना की उपलब्धि पर उनको बड़ा गर्व हो रहा था। शिप्पा से कह रहे थे, शिप्पा तुम्हारी वजह से आज सुनैना ने टॉप किया है। तुमने उनको बहुत सहारा दिया, कोई भी बोझ नहीं डाला, तभी वो पढ़ सकी। सुनैना ने नजरें उठाकर शिप्पा माँ को देखा तो शिप्पा सकपका गई। अरे नहीं सुरेश, ये तो सुनैना की मेहनत है, उसने बहुत मेहनत की है। सुनैना बेटा बोलो तुमको क्या गिफ्ट चाहिए? सुनैना ने कहा, पापा आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे और क्या चाहिए? अरे बेटा वो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है, लेकिन इस खुशी के मौके पर मैं अपनी बेटी को गिफ्ट भी देना चाहता हूँ। क्यों ना शिप्पा, सही है ना? हाँ हाँ बोलो। शिप्पा ने भी दबी दबी सी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, बता दो तुमको क्या चाहिए? पापा मैं आगे कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ, आप मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दीजिए, मैं कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ। सुरेश ने कहा, ठीक है बेटा, वो तो हम जरूर करवा देंगे। दूसरे ही दिन सुनैना सुरेश के साथ कॉलेज गई। कॉलेज में सुनैना का एडमिशन हो गया। आज सुनैना बहुत खुश थी। उसकी सहेली साधना ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया था। आज सुनैना का कॉलेज में पहला दिन था। सुनैना ने सफेद रंग का सूट और उस पर रेड चुनरी ली थी। कानों में ब्लैक मेटल के झुमके, हाथों में भी ब्लैक मेटल की चूड़ियां पहनी थी। आज सुनैना बहुत खूबसूरत लग रही थी। स्कूल में तो हमेशा यूनिफॉर्म और 2 चोटियां बांधे रहती थी, ज्वेलरी भी कुछ नहीं पहन सकती थी, लेकिन कॉलेज में पहले दिन उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। साधना तो सुनैना को देखकर उसके गले लग गई। माय डियर सुनैना, आज क्या आपने सुंदर नैनों का जादू चलाने का इरादा है? और उस पर ये बिंदी, चूड़ी, झुमके गजब ढा रहे हैं। हाँ साधना, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर मेरा एडमिशन कॉलेज में हो ही गया। मैं अब खूब दिल लगाकर पढ़ूंगी ताकि कॉलेज में भी टॉप करूँ। हाँ हाँ सुनैना जी, आप तो हर चीज में टॉप करेंगी। सुनैना हंसने लगी। अरे यार साधना, तू आजकल मेरा बहुत मजाक उड़ाने लगी है। नहीं सुनैना डियर, हम सच कह रहे हैं। अच्छा चल जल्दी से, नहीं तो पीरियड निकल जाएगा। हाँ चल जल्दी से। दोनों कॉरिडोर से दौड़ लगाते आए, क्लास में पहुंच गए। मैडम से परमिशन लेकर क्लास में बैठ गए। आज क्लास में सभी को अपना अपना परिचय देना था। सभी अपने अंदाज में अपने बारे में बता रहे थे। दूसरे सभी स्टूडेंट ध्यान से सबको सुन रहे थे। सुनैना का जब नंबर आया तो मैडम ने बताया कि हमारी क्लास की नंबर 1 पर हमारे कॉलेज की नई स्टूडेंट जिसने 12वीं में टॉप किया है वो अपना इंट्रोडक्शन देंगी। सभी ने जोरदार तालियों से सुनैना का स्वागत किया। सुनैना ने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया तो मैडम ने बताया कि आप सबको ये जानकर और भी खुशी होगी, सुनैना बहुत अच्छी कविताएं, गज़लें लिखती हैं और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी कोई कविता सुनाए और अपनी खूबसूरत आवाज़ हम सबको सुनने का मौका दें। सुनैना एकदम घबरा गई। नहीं मैडम, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा कुछ लिखती हूँ। नहीं सुनैना, हमको मालूम हो चुका है कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं और सोले पे सुहागा बहुत अच्छा मधुर गाती भी हैं। आपने अपने स्कूल में और कई प्रतियोगिताओं में कविता लेखन एवं गायन में भाग लिया है और कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं और ये बात आपके बहुत ही करीबी दोस्त ने हमको बताई है। सुनैना समझ गई कि ये सब कुछ तो साधना ने ही किया होगा। उसने अपने पास बैठी हुई साधना को गुस्से में देखा। साधना नीचे मुंह करके मुस्कुरा रही थी। सुनैना ने अपनी माँ पर लिखी कविता सुनाई। सारे लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनैना को सुन रहे थे। पूरी क्लास में अजीब सी शांति फैली हुई थी, जैसे कोई परीक्षा हो क्लास में। जैसे ही सुनैना की कविता खत्म हुई, पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। सभी सुनैना की कविता और आवाज़ की तारीफ कर रहे थे। सुनैना ने सबका धन्यवाद अदा किया। आज तो सुनैना ही सुनैना क्लास में छाई हुई थी। क्लास के स्टूडेंट उसके पास आकर उसकी कविता के लिए बधाई दे रहे थे। अनुराग भी कॉलेज का होनहार स्टूडेंट था। वो कॉलेज में होने वाले ड्रामों में एक्टिंग करता था और खुद ही ड्रामे लिखता भी था। उसने भी सुनैना को बधाई दी उसकी कविता के लिए। सुनैना जी, मैंने आपकी कविता तो नहीं सुनी, लेकिन आपकी क्लास के सभी स्टूडेंट आपकी कविता की बहुत तारीफ कर रहे थे और उस पर आपकी मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज़ की भी, जो मुझे सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। चूंकि मैं भी कहानी नाटक लिखता हूँ और आपको भी लिखने का शौक है, इसीलिए मैं खुद ही आपको बधाई देने आ गया। सुनैना ने बड़ी ही नरमी से हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। जी अनुराग जी, मैंने आपके बारे में सुना है, आप भी सुना है, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और लिखते भी बहुत अच्छा है। उम्मीद है जल्दी ही आपकी एक्टिंग देखने का मुझे मौका मिलेगा। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो इस कॉलेज में अभी नई हूँ, आप सीनियर हैं, फिर भी खुद मुझे बधाई देने आए, ये आपका बड़प्पन है। अरे नहीं सुनैना जी, हम सब में कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं। अच्छा इंसान तो वही है जो दूसरों की अच्छाइयां देखे, उनकी खूबियों का दिल खोलकर तारीफ करे। हम लोगों को एक दूसरे को प्रोत्साहन, हिम्मत देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। एक कलाकार या साहित्यकार को 2 शब्द तारीफ के मिल जाएं तो उसका हौसला बढ़ जाता है। वो कितनी मेहनत करता है कुछ भी लिखने में, गाने में, एक्टिंग करने में, वो सिर्फ 2 बोल तारीफ के ही सुनना चाहता है उसके बदले में। लेकिन आजकल का माहौल जो प्रतिस्पर्धा का है, उसमें हर इंसान एक दूसरे की टांग घसीटने में लगा है। किसी की कोई प्रशंसा नहीं करता, न सुनना चाहता। वो तो बस एक दूसरे को हराने, नीचा दिखाने में ही लगे रहते हैं। इससे कई सच्ची प्रतिभाएं उभरने से पहले ही बिखर जाती हैं, जबकि झूठे सिफारिशी लोग अपने पैसों और अपनी पहचान, धाक के बल पर सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ और मैं चाहता हूँ जो सच्चा कलाकार
कलाकार है, साहित्यकार है, उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से समाज में मुकाम मिलना चाहिए, क्योंकि वो इसका सच्चा हकदार है। बस इसीलिए मैं सच्चे लोगों की कद्र करता हूँ और नए लोगों को सही रास्ता प्रोत्साहन देता हूँ ताकि वो अपनी मंजिल को पा सके। सुनैना ने जब अनुराग के विचार सुने तो बहुत प्रभावित हुई। सुनैना ने कहा, अनुराग जी, आप धन्य हैं जो इस जमाने में इतने उच्च विचार रखते हैं, दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं। अनुराग ने कहा, नहीं, मैं तो बस हकदार को हक मिले, उसकी प्रतिभा का मान हो, यही चाहता हूँ। सच में मुझे आज आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। फिर अनुराग धन्यवाद कहकर चला गया। सुनैना से साधना ने कहा, अरे वाह सुनैना जी, अब तो आपको मंजिल मिलकर ही रहेगी, अनुराग जी का साथ जो मिल गया है। सुनैना ने कसकर एक पीठ पर मारा। साधना, तुझे हमेशा मजाक ही सूझता रहता है, चल अब जल्दी घर पहुंचना है, पापा इंतजार कर रहे होंगे। दोनों खिलखिलाती हुई बस स्टॉप तक पहुंच गईं। बस भी जल्दी ही मिल गई और सुनैना को साधना घर के पास छोड़कर आगे गली में मुड़ गई। आज सुनैना बहुत खुश थी। उसने पापा को बताया, पापा बहुत अच्छा कॉलेज है, आज मैंने अपनी कविता सुनाई जो सभी ने बहुत पसंद की। सुरेश भी ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि सुनैना को कॉलेज में अच्छा लगा और वो खुश है। आजकल सुनैना बहुत खुश रहने लगी थी, हमेशा घर में चहकती रहती थी, जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटा देती थी ताकि नम्मी को कोई बहाना न मिले कि वो कहे कि आज सुनैना तू कॉलेज मत जा, और फिर जल्दी से तैयार हो जाती। फिर साधना की आवाज आती, सुनैना जल्दी बाहर आ, देख देर हो गई तो बस निकल जाएगी और हम कॉलेज में पहुंचने में लेट हो जाएंगे। अगर पहला पीरियड मिस कर दिया तो प्रिंसिपल मैडम हमारा ग्राउंड में ही क्लास ले लेंगी। अरे ले, मैं आ गई। सुनैना हाथ में आधा परांठा लेकर भागती हुई आती। देखिए खाकर, आज मैंने नाश्ते में मेथी के परांठे बनाए थे। अरे तू लंच बॉक्स में रख लेती, लंच में खा लेते, लेकिन वो ठंडे हो जाते तो ये मजा नहीं आता। ले तू जल्दी से मुंह में रख, चलते चलते खा लेंगे, मैंने भी आधा पराठा अपने लिए रखा है। साधना हंसने लगी, अरे सुनैना, तू भी बच्ची है अभी तक, अब कॉलेज में आ गई है, थोड़ी बड़ी हो जा। अरे मैंने क्या कर दिया, अब ये हाथ में पराठा लेकर भाग कर आई है, ये तेरा बचपना नहीं है तो फिर और क्या है। अच्छा चल ठीक है, मैं बच्ची ही सही, लेकिन तुझसे देख कितना प्यार करती हूँ कि पराठा गले से उतरा ही नहीं तेरे बगैर। अरे हाँ, ये बात तो है, तू मुझसे और मैं तुझसे बहुत प्यार करते हैं। सुनैना, सच में तू बहुत अच्छी है, और पराठा तो तूने बहुत ही मजे का बनाया है, मुझे तो और भूख लगने लगी। और है क्या, हाँ लंच बॉक्स में भी लाई हूँ, लेकिन अभी चल, बस देख स्टॉप पे खड़ी है, तेज दौड़ वरना निकल जाएगी। दोनों तेज दौड़ती हुई बस तक पहुंची। बस चलने ही वाली थी कि जल्दी से दोनों बस में चढ़ गई। कॉलेज में क्लास अटेंड करके लंच में कैंटीन में आकर दोनों ने लंच बॉक्स खोला। सुनैना ने साधना के आगे पराठे रख दिए, ले अब दिल भरकर खा ले। तभी वहां अनुराग भी अपने दोस्त राजन के साथ आ गया। अरे भाई, अकेले अकेले क्या खाया जा रहा है, आइए आप भी खा लीजिए। साधना ने कहा, ये सुनैना ने मेथी के पराठे बनाए हैं और मैं ये गाजर का हलवा लाई हूँ। अरे वाह, आज तो हमारी दावत हो गई। अनुराग ने कहा, मुझे मेथी के पराठे बहुत पसंद है। राजन बोला, और मुझे गाजर का हलवा पसंद है, मैं मीठे का बहुत शौकीन हूँ। जी लीजिए, आप लोग खाइए जो भी पसंद है। सुनैना ने कहा, नहीं, आपका लंच बॉक्स का खाना हम लोग खा लेंगे तो आप दोनों भूखी रह जाएंगी, हम तो ऐसे ही हल्का कुछ नाश्ता और कॉफी पीने आए थे। अरे नहीं, आप खाइए। साधना ने कहा, हम दोनों तो घर से रास्ते में भी खाते खाते आए हैं। क्या आप दोनों रास्ते भर खाना खाती आई हैं? नहीं, मेरा मतलब है हमें भूख नहीं है। सुनैना ने आज खूब ठसूस ठसूस कर खिलाया पराठा। सुनैना ने कहा, नहीं, वो तो मैं गर्मा गर्म खिलाना चाह रही थी, इसीलिए आधा पराठा रास्ते में खिलाया। चलते चलते अगर बैठकर खिलाती तो देर हो जाती, बस छूट जाती ना। सुनैना की बात सुनकर अनुराग, राजन और साधना तीनों जोर जोर से हंसने लगे। सुनैना शर्मा गई। भाई, अगर इतने मजे के पराठे हैं तो फिर तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन एक शर्त, हम गर्मा गर्म समोसे पकौड़े मंगाते हैं और उसके बाद कॉफी। अगर आप हमारे साथ ये खाना शेयर करेंगी तो हम भी पराठे खा लेंगे और हलवा भी। हाँ ठीक है, साधना ने कहा, मंजूर है। अनुराग ने ऑर्डर दे दिया। जब तक चारों बातें करने लगे, अनुराग ने कहा, ओह सॉरी, मैं अपने दोस्त का परिचय कराना तो भूल ही गया। ये है मिस्टर राजन, बहुत अच्छे चित्रकार हैं, किसी को भी एक बार देखकर हूबहू चित्र बना देते हैं। इनकी आर्ट गैलरी में कई एग्जीबिशन लगती है। ओह, बहुत खुशी की बात है, हम इनसे मिले, मैंने इनका नाम सुना था। मैं भी नक्शे बनाती हूँ, हम दोनों का मिलता जुलता शौक है, और ये साधना डांसर भी एक नंबर की है, बहुत सुंदर डांस करती है। राजन ने कहा, सच, कौन कौन से डांस आते हैं आपको जी? बस थोड़े बहुत सभी के स्टेप आते हैं, मैं बचपन से ही डांस के लिए दीवानी थी तो इसीलिए डांस सीखा है। मैंने अपनी पेंटिंग में डांस की कई मुद्राओं में चित्र बनाए हैं। इतने में ही गर्मा गर्म समोसे चटनी के साथ और पकौड़े प्याज वाले आ गए। चारों ने खूब मजे लेकर सब चीजें खाईं, लास्ट में गाजर का हलवा, फिर कॉफी पी। अनुराग ने कहा, आज तो मज़ा आ गया, बहुत दिनों के बाद घर के पराठे खाने को मिले और इतना मज़े का हलवा। आप दोनों के हाथ में बहुत हुनर है, वरना आजकल की लड़कियों को कहाँ है खाना बनाने का शौक। साधना ने बताया, सुनैना तो बचपन से ही खाना बना रही है, इसकी मम्मी बचपन में ही गुजर गई थी, इसीलिए उसने बचपन से खाना बनाया है, इसीलिए ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसके हाथ के बनाए हर खाने में टेस्ट होता है। अनुराग ने कहा, हाँ ये बात तो आज हमने भी देखा कि वाकई पराठे बहुत मज़े के बने थे। सुनैना ने कहा, अरे आप लोग सब मेरी और मेरे पराठे की तारीफ कर रहे हैं, साधना भी तो कितने मज़े का हलवा बनाकर लाई थी, वो भी बहुत मज़े का टेस्टी खाना बनाती है। राजन और अनुराग ने कहा, हाँ ये भी सही है, साधना ने भी बहुत अच्छा टेस्टी गाजर का हलवा बनाया था।
राजन ने कहा, आज बहुत अच्छी पार्टी हो गई, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से मिलकर। फिर अनुराग ने कहा, मुझे एक बात बताना था। सुनाए ना, मैं एक प्ले करने वाला हूँ कॉलेज के वार्षिक उत्सव में। मैं चाहता हूँ कि अगर तुम चाहो तो इस प्ले में हीरोइन का रोल अदा कर सकती हो। मैं इस प्ले में हीरो का रोल करूँगा। एक नृत्य भी है इसमें। मुझे लगता है कि साधना ही वो नृत्य करे तो हमारा प्ले हिट हो जाएगा और राजन भी इस प्ले की ड्राइंग बनाएगा। अरे वाह, साधना ने कहा, मैं ज़रूर नृत्य करूँगी और सुनैना भी ज़रूर हीरोइन का रोल करेगी। राजन ने कहा, हमको रिहर्सल कब से करना है, कहाँ करना है, समय तय कर लो, हम सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अनुराग ने कहा, कॉलेज के आखिरी के 2 पीरियड जो गेम्स के हैं, हम उस समय में ही रिहर्सल कर लिया करेंगे ताकि ये दोनों समय से घर भी पहुँच जाएं। सुनैना ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, क्योंकि कॉलेज के समय के बाद मैं रुक नहीं सकती हूँ। अनुराग ने कहा, ठीक है, तो हम पहले ही रिहर्सल कर लेंगे। साधना ने कहा, हाँ यही ठीक रहेगा। दूसरे दिन से चारों रिहर्सल के लिए कॉलेज के ही कल्चरल हॉल में प्रैक्टिस करने लगे। अनुराग सुनैना को मन ही मन पसंद करने लगा था। राजन भी साधना को चाहने लगा था। आखिर एक दिन अनुराग ने सुनैना को अपने दिल का हाल बता ही दिया। सुनैना को भी अनुराग बहुत अच्छा लगता था। सुनैना तो हमेशा ही उदास तन्हा रही थी। वो अपना दर्द अपनी कविताओं में उड़ेल देती थी, लेकिन उसको भी किसी ऐसे साथी की तलाश थी जो उसका एहसास करे, उसके दुख दर्द बांटे, जिसको वो अपने दिल का हाल सुना सके, जिसके कंधे पर सर रखकर रो सके, जिसका हाथ पकड़कर निडर होकर चल सके। अनुराग के प्रेम प्रस्ताव को सुनैना ने फौरन मान लिया। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। साधना को भी राजन बहुत पसंद था। राजन भी साधना को पसंद करता था। जब उसने एक दिन साधना के कॉलेज न आने पर कॉल किया और ये बताया कि आज वो कॉलेज नहीं आई, तो उसे भी कॉलेज में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जब साधना ने ये सुना तो उसने भी राजन से कहा, राजन मैं भी आज तुमसे नहीं मिली तो अच्छा नहीं लग रहा है। राजन ने कहा, अगर तुम आ सकती हो तो स्टॉप तक आ जाओ, मैं बाइक लेकर आता हूँ, फिर हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। साधना का मन बेचैन हो गया। वो हाँ कहे या ना कहे, लेकिन मन तो विद्रोह कर उठा कि उसे ना नहीं कहना है। वो डरते डरते हाँ बोल गई, ठीक है मैं अभी आती हूँ। राजन बाइक लिए स्टॉप पर खड़ा ही मिला जब साधना वहां पहुंची। राजन ने साधना को गाड़ी पर बैठाया और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए समुद्र के किनारे पहुंच गया। साधना धीरे से नीचे उतर गई और दोनों सागर के किनारे पर बैठ गए। सामने लुभावनी सूरज को देखने लगे। अजब सा खूबसूरत मंजर था। बदलते रंगों का सागरीय जल, उठती लहरें, चहचहाते पक्षी। साधना को एकटक देखते हुए राजन ने कहा, साधना देखो कितना सुंदर दृश्य है। मेरा मन चाह रहा है कि सागर किनारे इस सूरज की बिखरी किरणों और लहरों के साथ मैं एक बहुत सुंदर तुम्हारा चित्र बनाऊं। राजन ने साधना का हाथ अपने हाथ में ले लिया। साधना शर्माकर सिमट गई। धीरे धीरे सूरज सागर में समा गया। सागर की लहरें मचल मचल कर तट पर सिर पटकने लगीं। शाम ढलने लगी थी। राजन ने साधना से कहा, साधना मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, क्या मैं भी तुमको पसंद हूँ? साधना ने नजर उठाकर राजन को देखा, जिसकी आंखों में प्यार ही प्यार उमड़ रहा था, और धीरे से पलकें झुका दी। राजन ने और कसकर उसका हाथ पकड़ लिया था। राजन ने कहा, साधना मैं तुम्हारे बिना अब खुद को अधूरा अधूरा महसूस करता हूँ। हाँ राजन, मेरा भी यही हाल है। सुनैना और अनुराग अपने ड्रामा की रिहर्सल में बिजी थे। आजकल सुनैना बहुत बदल गई थी। बात बात में मुस्कुराती गुनगुनाती रहती थी। मम्मी श्वेता को ये बात खाई जा रही थी कि गुमसुम उदास रहने वाली सुनैना आजकल इतनी खुश क्यों रहने लगी है। सुनैना की आखिर ऐसी कौन सी लॉटरी हाथ लग गई है? हम सभी मुस्कुराते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मुस्कान हर बार मुस्कान का ही फर्ज निभाती हो। कहते हैं कि सबसे बड़ी मुस्कान हमारे सबसे बड़े दर्द को छुपाती है, और सुनैना ने भी अपने दर्द को छुपाने के लिए अपने होठों पर मुस्कान सजा ली थी। वो मन ही मन अनुराग को पसंद करने लगी थी, लेकिन अंदर से बाहर डरी हुई थी कि जब वो पापा को अनुराग के बारे में बताएगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। बस यही सोचकर वो डरी हुई थी। एक दिन हिम्मत करके सुनैना ने पापा से अनुराग के बारे में बताया, साथ में ये भी कहा, मैं भी उसका पसंद करती हूँ। पापा ने बड़े इत्मीनान से बात सुनी और कहा, ठीक है, मैं भी पहले अनुराग से मिलना चाहता हूँ, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। सुनैना ने अनुराग को बताया, मैंने पापा को आपके बारे में बताया, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है सुनैना, मैं मिलने आऊँगा, कब मिलना है तुम बता देना। सुनैना ने कहा, ठीक है। फिर एक दिन सुनैना ने पापा से पूछा, पापा अनुराग को आपसे मिलने के लिए कब बुला लूं? पापा ने कहा, जब तुम चाहो आज ही बुला लेते हैं। सुनैना खुश हो गई। उसने जल्दी से अनुराग को कॉल किया, अनुराग तुम जब भी फ्री हो घर आ जाना, पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। अनुराग ने खुश होकर कहा, अभी आ जाऊं क्या? सुनैना ने घबराकर कहा, अनुराग अभी नहीं, अभी तो पापा नहा रहे हैं, आराम से आना, अच्छे से तैयार होकर आना, और हाँ आराम से जवाब देना पापा के हर सवाल का। मैं नहीं चाहती कि पापा को कोई भी बात तुम्हारी बुरी लगे।
अरे मेरी भोली सुनैना, इतना क्यों डरती हो? पापा मुझे पसंद ही करेंगे, नापसंद करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो। हाँ अनुराग, मैं बहुत डरती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी में कोई भी रुकावट आए। ठीक है, तुम चिल करो, अच्छे से तैयार होना। आखिर आज मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में देखने आ रहा हूँ। सुनैना शर्मा गई। जी अनुराग साहब, जैसा आप हुक्म करें। सुनैना मन ही मन खुशी से झूम रही थी। कॉल बेल जैसे ही बजी, सुनैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। भाई ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने अनुराग खड़ा था। नमस्ते भैया, आइए। पापा ने बताया था कि मेरी दीदी को शादी के लिए आप देखने आने वाले हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। अनुराग सुमीत का हाथ पकड़कर आ गया। प्यार से सुमीत को अपने पास बैठा लिया। सुमीत जल्दी से खड़ा हो गया। अरे मैं पापा मम्मी और दीदी को तो बता दूं कि आप आ गए हैं। दीदी ने बहुत सारी आपकी पसंद की खाने की चीज़ें बनाई हैं। और तभी सुरेश के साथ शिल्पा भी ड्राइंग रूम में आ गए। अनुराग खड़ा हो गया, दोनों के पैर छुए। अरे बैठो बेटा, सदा सुखी रहो। जी आप लोग भी बैठिए। मैं सुनैना का पापा सुरेश और ये सुनैना की मम्मी शिल्पा हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, बेटी सुनैना और 2 बेटे सुमीत और अमित हैं। कुछ अपने बारे में भी बताओ। जी मेरा नाम अनुराग है। मेरा कॉलेज का आखिरी साल है, बस एग्ज़ाम तो हो चुके हैं, रिजल्ट का इंतज़ार है। वैसे मैं ड्रामे, कहानी और उपन्यास लिखता हूँ। ड्रामे स्टेज पर भी करता हूँ। एक्टिंग करना मेरा शौक है। कुछ टीवी सीरियल वालों से भी बात चल रही है। फिल्मों में भी स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए मेरे 2 नॉवल फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास गए हैं। मुझे उम्मीद है आपके आशीर्वाद से सिलेक्शन हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ईश्वर खूब तरक्की दे। और कुछ अपनी फैमिली के बारे में भी बताओ। कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? जी मेरे माता पिता का तो देहांत हो गया है। एक बड़ी बहन है तो वो विदेश में सेटल है। यहाँ तो बस मैं ही हूँ। एक मकान गांव में है और एक यहाँ भी है, उसी में अकेले रहता हूँ। कभी कभी गांव खेतों को देखने चला जाता हूँ। वो सब बटिया पर ही दे दिए हैं। हाँ सही किया बेटा, एक अकेला इंसान क्या क्या देखेगा। तुम और सुनैना एक दूसरे को पसंद करते हो, मुझे भी तुम पसंद हो। मैंने बेटा सुनैना को बड़े लाड प्यार से पाला है। वो बड़ी तो हो गई है लेकिन उसका बचपना नहीं गया है। वो बड़ी गुमसुम चुप सी रहती थी। अब तुम जब से मिले हो उसने हंसना सीखा है। बस बेटा उसका हमेशा ख्याल रखना और खुश रखने की कोशिश करना, बस और कुछ नहीं चाहता मैं। अरे अंकल आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं बहुत ख्याल रखूंगा। आपने मुझे सुनैना के लिए चुन लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अंकल। बेटा हम लोग चाहते हैं कि कोई रस्म कर लें। अगर तुम्हारी बहन आ सकती हो तो आ जाए, अच्छा रहेगा, शिल्पा ने कहा। जी आंटी, मैंने दीदी से बात की थी लेकिन वो अभी तो नहीं आ पाएगी 6 माह तक। उनको मैंने सुनैना की फ़ोटो और आप सबके बारे में बताया था। दीदी को सुनैना पसंद है। उन्होंने कहा है कि वो अभी कोई रस्म या सगाई कर लें, शादी में वो ज़रूर आएंगी। तो फिर अनुराग बेटा पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर सगाई कर लेते हैं। जी अंकल ठीक है, जैसा आप उचित समझे। सुनैना बहुत खुश थी। अनुराग ने सुनैना से कॉल करके कहा, सुनैना मैं चाहता हूँ हमारी सगाई की अंगूठी और लहंगा तुम अपनी पसंद का लो, इसलिए आज शाम को हम शॉपिंग करने चलेंगे। सुनैना ने कहा ठीक है। सुरेश ने सुनैना से कहा, बेटा अनुराग के लिए कपड़े अंगूठी उसकी पसंद के ले लेंगे, मैं उसको कल ले जाऊंगा। ठीक है पापा, आज मैं अनुराग के साथ जाकर अपने लिए अंगूठी और ड्रेस ले आऊँ। अनुराग ने कॉल करके बुलाया है। सुरेश ने कहा, हाँ बेटा ठीक है। शिल्पा को ये बात अच्छी नहीं लगी। अरे अब शादी होने वाली है, अभी से साथ में शॉपिंग करना क्या ठीक है? अरे फिशपा, अनुराग का कोई नहीं है, अगर वो सुनैना को ले जाना चाहता है तो ले जाने दो। अरे मुझे क्या, मैं तो लोगों की बातों की वजह से कह रही थी। लोगों को बातें बनाने में टाइम नहीं लगता, जरा में बदनाम कर देते हैं। अरे फिशपा छोड़ो, कैसी बातें लेकर बैठ गई। अरे शादी हो रही है। सुनैना चुपचाप सुन रही थी। आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा फिशपा। मेरी बेटी को क्यों कोई कुछ कहेगा? अरे मैंने इजाजत दी है उसे जाने की। शिल्पा ने कहा ठीक है, आप जानो। सुरेश ने सुनैना से कहा, बेटा तुम जाओ, अनुराग इंतजार कर रहा होगा। सुनैना का दिल रो दिया। उसे आज अपनी मम्मी की बहुत याद आई। आज मेरी मम्मी होती तो कितनी खुश होती, कितनी दुआएं, कितने आशीर्वाद देती। ऐसे शुभ मुहूर्त पर लड़ती नहीं। सुनैना ने चुपचाप आंसू पोंछे और शॉपिंग के लिए चली गई। अनुराग बहुत खुश था। सुनैना को देखकर चहक उठा। अरे सुनैना, कितनी देर से इंतजार करते करते आंखें थक गईं, कितनी देर कर दी। सॉरी अनुराग, थोड़ी आने में देर हो गई। अच्छा चलो अब जल्दी से। अनुराग ने सुनैना का हाथ पकड़कर रोड क्रॉस किया। सामने ही ज्वेलर्स की शॉप थी। दुकानदार ने एक से एक अंगूठियां दिखाई। सुनैना और अनुराग को 2 हाथ, बीच में दिल, उस पर डायमंड जड़ा हुआ था। वो खूबसूरत सी रिंग पसंद आई। सुनैना ने रिंग को देखकर कहा, अनुराग मैं, मेरा दिल, मेरी जिंदगी अब सब तुम्हारे ही हाथ में है। अनुराग ने बड़े प्यार से सुनैना का हाथ थामकर कहा, ये सब मेरे हैं, मैं इनका हमेशा ख्याल रखूंगा। फिर दोनों ने मिलकर सगाई के लिए खूबसूरत जरी वर्क का पर्पल कलर का लहंगा चोली पसंद किया। सुनैना की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो आज बहुत खुश थी। आज सगाई का दिन था। साधना के साथ ब्यूटी पार्लर जाकर सुनैना तैयार हुई थी। वो आज किसी अप्सरा सी सुंदर लग रही थी। साधना ने कहा, सुनैना आज तू सच बहुत सुंदर लग रही है।
मुझे तो लगता है कहीं अनुराग आज ही शादी का नहीं कहने लगे और अपने साथ ले जाएं, क्योंकि वो तुम्हें देखकर शायद ही काबू कर पाए अपने दिल पर। अरे पगली साधना, तू अभी तक वही बातें करती है। क्या राजन ऐसे ही तुझ पर फिदा है जैसे शादी के पहले थे? हाँ सुनैना, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। राजन अभी भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं। सभी मेहमान आ गए थे। सुरेश ने आवाज़ दी, बेटा साधना, सुनैना को नीचे ले आओ, सब मेहमान आ गए हैं। जी अंकल, अभी आए। और दोनों जल्दी जल्दी नीचे उतर आए। सभी लोग सुनैना की तारीफ कर रहे थे। सुनैना कितनी प्यारी लग रही है, कहीं नजर ना लगे। सुनैना ने अनुराग को रिंग पहनाई और अनुराग ने सुनैना को। दोनों बहुत खुश थे। अनुराग की तो नज़र सुनैना से हट ही नहीं रही थी। अरे देखने दो, मेरा दिल चाह रहा है तुमको अभी उठाकर ले जाऊं। सुनैना शर्मा गई। धट, कैसी बातें करते हो? सच में सुनैना, अब मेरा तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है। अरे अनुराग, बस थोड़े दिन की बात है। 6 माह के बाद का मुहूर्त निकला है, जब तक दीदी भी आ जाएंगी और तुम्हारी फिल्म की कहानी का भी सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ सुनैना, कल कॉल आया था। मुझे मुंबई जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। मैं सोच रहा हूँ तुमको देखे बिना इतने दिन कैसे रहूँगा। आप तो 4-5 दिन में ही लौट आ जाएंगे ना? हाँ, लेकिन 4-5 दिन भी तो कैसे रह पाऊँगा। अनुराग मुंबई चला गया। सुनैना को पहुँचकर कॉल किया। सुनैना, मैं पहुँच गया, मेरी कहानी का सिलेक्शन हो गया है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। सुनैना इंतज़ार करती रही, लेकिन अनुराग का कोई कॉल भी नहीं आ रहा था। सुनैना ने जब भी अनुराग को कॉल लगाया तो मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ ही आता। सुनैना तो जैसे पागल हो गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनुराग का कुछ पता नहीं चल रहा था। और तभी अचानक ही सुरेश की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब सुनैना इस पूरी दुनिया में तन्हा हो गई। दिल की दुनिया भी उजड़ गई और सिर से पिता का साया भी उठ गया। अब कोई सहारा नहीं रहा था। वो रात दिन कमरे में बंद रहती और रोती रहती थी। शिल्पा रात दिन उसे कोसती, कैसी मनहूस है। बचपन में माँ को खा गई, फिर जिससे विवाह होना था वो ही दुनिया से गायब हो गया, और फिर रो रो कर अपने पिता को खा गई। अब मुझे और मेरे बेटे को खाएगी क्या? सुनैना का भाई दरवाज़ा खटखटाता रहता, लेकिन सुनैना कोई जवाब ही नहीं देती थी। उसकी तो दुनिया ही वीरान हो गई थी। वो क्या करे समझ ही नहीं पा रही थी कि इस दुनिया में वो कैसे रहेगी। उसे तो जैसे होश ही नहीं था। बस जब भी तेज़ हवाएं, आंधी चलती, बादल गरजते तो वो डर जाती थी। ऐसी रात नहीं उसकी माँ को, उसके पिता को उससे छीन लिया। और जब अनुराग जा रहा था उस दिन भी तेज़ आंधियाँ, बादलों की गड़गड़ाहट और अंधेरी रात थी। वो अब इस अंधेरी रात और बरसात, आंधियों से डर के मारे सिहर उठती थी। पूरा 1 साल हो गया था, लेकिन अनुराग का कुछ भी पता नहीं चला था। शिल्पा बार बार सुनैना से कहती, अब अनुराग का इंतज़ार करना बंद करो, वो अब नहीं आएगा। मैं तुम्हारा बोझ और नहीं उठा सकती हूँ। मैं रिश्ते देख रही हूँ, जो भी तुमको पसंद कर लेगा मैं जल्दी से शादी करके अपने सिर से बोझ उतारना चाहती हूँ। मैं कब तक मोहल्ले वालों, मिलने वालों को जवाब दूँ? लोग कहते हैं कि वो अनुराग के साथ तो बहुत मिलना जुलना, घूमना फिरना था, अब शादी करने के टाइम भाग गया। ऐसा ही होता है, जो लड़कियां शादी से पहले ही लड़कों से इतनी नज़दीकियां बढ़ाती हैं, वो फिर शादी नहीं करते। सुनैना बिना किए गुनाह की सज़ा भुगत रही थी। उसने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसके लिए वो लोगों की बातें, ताने सुने। लेकिन किसी की ज़बान कौन पकड़ सकता है? लोगों को तो बस कोई औरत मिल जाए, वो सारा दोष उसी के सिर पर मढ़ देते हैं। किसी ने अनुराग के लिए कुछ नहीं कहा कि वो सगाई करके बिना बताए इतने दिनों तक क्यों नहीं लौटा। साधना बहुत समझाती थी जब भी मिलती, सुनैना तू बिल्कुल फिक्र नहीं कर, तू अगर खुद को दोषी मानेगी तो सब तुझको ही दोषी ठहराएंगे। अब कब तक इंतज़ार करेगी? सुनैना ने कहा, साधना मैं तो पूरी ज़िंदगी उसका इंतज़ार कर सकती हूँ, बस कभी कभी ये ताने बातें सुनकर मैं टूट जाती हूँ। मेरे साथ मेरी सच्चाई बताने वाला, लोगों के मुंह बंद करने वाला कोई नहीं है। मेरी माँ भी बस मुझे ही सुनाती हैं, सबकी बातें सुन सुनकर। साधना बताओ मैं क्या करूँ? कभी तो मन करता है घर छोड़कर वीरान अनजान जगह चली जाऊं, जहां मुझे कोई ना पहचानता हो। मेरे दिल पर जो ये लोगों के दिए घाव है ना साधना, मैं इनको भूल ही नहीं पाती हूँ। तुझे पता है ये जो घाव होते हैं ना, ये कभी नहीं भरते। चाहे इन घावों पर मैं मरहम की कितनी ही परतें लगा लूँ, ये घाव नहीं भरता। ये वक्त के साथ और गहरा होता जाता है। शरीर से गायब होता है तो मन में उतर जाता है, और मन से इसकी टीस उठती रहती है। साधना ने समझाया, देख सुनैना, ये जिंदगी इतनी भी सस्ती नहीं है कि तू उसे इस तरह घुट घुट कर बर्बाद कर दे। देख, ध्यान से मेरी बात सुन। मैं मानती हूँ कि तू अनुराग से बहुत प्यार करती है। वो गायब है तो तेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन जरा सोच, अगर अनुराग जिंदा है और फिर भी तेरे कांटेक्ट में नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो अब कोई बड़ा राइटर बन गया है और वहीं मुंबई में ही शिफ्ट हो गया है। तू तो जानती है ये फिल्म सिटी तो माया नगरी है। यहाँ पर लोग सक्सेस और पैसों के लिए भागते हैं। वो अपने वादे, रिश्ते, नाते सब भुला देते हैं। सिर्फ सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। इमोशंस, प्यार इनकी जिंदगी में मायने नहीं रखता। हो सकता है वहाँ अनुराग को कोई मिल गई हो और अनुराग ने तुझको भुला दिया हो,
या फिर भगवान ना करे अनुराग इस दुनिया में ही अब ना हो, किसी हादसे का शिकार हो गया हो। और इन दोनों ही सूरतों में तो ये समझ ले कि अनुराग नहीं लौट कर आएगा। तो उसके इंतजार में अब अपनी जिंदगी को मत खराब कर, तू भी अपना घर बसाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर। लेकिन साधना, मुझसे ये नहीं होगा, और फिर मेरे साथ मेरी बदनामियां भी जुड़ गई हैं। जो गुनाह कभी मैंने किया ही नहीं था उसकी सजा रोज भुगतती हूँ। कहीं शादी के बाद ये और बड़ी जानलेवा सजा न बन जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं राजन से कहूंगी, वो तो तुमको अपनी बहन की तरह समझते हैं। कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करा देंगे। और तू नौकरी के लिए भी अप्लाई कर। नौकरी करके तू आत्मनिर्भर बन, खुद में आत्मविश्वास पैदा कर। घर से निकलेगी तो रोज के घर की किचकिच से छुटकारा मिलेगा और तू बोझ नहीं बनेगी किसी पर। सुनैना साधना के गले लगाकर रोने लगी। साधना, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, मेरे लिए कितना सोचती है। इस पूरी दुनिया में एक तू ही मेरी सच्ची हमदर्द है, और सब रिश्ते तो बेमानी है। अब बस ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अपना रिज्यूम निकाल, मुझे एक कॉपी दे और तू भी अप्लाई कर। पहले तेरी नौकरी लग जाए, फिर लड़कों की शादी के लिए लाइन लग जाएगी। सुनैना साधना के गले लगाकर रोने लगी। साधना, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, मेरे लिए कितना सोचती है। इस पूरी दुनिया में एक तू ही मेरी सच्ची हमदर्द है, और सब रिश्ते तो बेमानी है। अब बस ज्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अपना रिज्यूमे निकाल, मुझे एक कॉपी दे और तू भी अप्लाई कर। पहले तेरी नौकरी लग जाए, फिर लड़कों की शादी के लिए लाइन लग जाएगी। सुनैना अब थोड़ा संभलने लगी थी। अब उसकी पुरानी कविताओं की डायरी बाहर निकल आई थी, जो कई सालों से अलमारी में बंद पड़ी थी। सुनैना ने अपना गम अब फिर डायरी के पन्नों पर उतारना शुरू कर दिया था। कई दिनों के बाद आईने में खुद को देखा। वो खूबसूरत आंखें जिनको देखकर लोग उन आंखों की गहराई में डूब जाते थे, वो आंखें कितनी वीरान हो गई थीं। चारों तरफ काले घेरे आ गए थे, बाल, चेहरा बेजान हो गया था। वो खिलखिलाती हुई सफ़ेद दूध से सफ़ेद दांतों की पंक्तियां अब तो मुस्कुराना भी भूल गई थीं। अपनी डायरी लेकर बैठ गई और कविता लिखने लगी। तभी मोबाइल फ़ोन बजने लगा। सुनैना ने फ़ोन उठाया तो किसी कंपनी से कॉल था। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। सुनैना खुशी से मुस्कुरा दी और जल्दी जल्दी तैयार होकर इंटरव्यू देने चली गई। सफ़ेद रंग का सूट और रेड दुपट्टा सुनैना पर बहुत फब रहा था। इंटरव्यू में सुनैना का सिलेक्शन भी हो गया। उसको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया। सुनैना की खुशी से आंखों में आंसू आ गए। काश आज पापा मम्मी होते तो कितने खुश होते। सबसे पहले उसने साधना को कॉल किया। साधना भी बहुत खुश हुई। नौकरी मिलने की खबर सुनकर सुनैना ने जाकर शिल्पा को भी बताया तो शिल्पा भी खुश हुई। चलो एक तो अच्छी खबर सुनाई, कुछ पैसों से घर चलाने में आसानी होगी। लेकिन थोड़ा जल्दी उठकर काम करके ही जाना, नहीं तो ये मत समझना कि तुम नौकरी पर जाओगी और मैं खाना बना कर दूंगी। और हाँ, वहाँ कोई नया चक्कर मत चला लेना और शादी करके रफू चक्कर हो जाना और हम यहाँ फिर गरीबी में दिन काटें। सुनैना कुछ नहीं बोली, चुपचाप शिल्पा को देखा कि ये कैसी माँ है जिसे मेरी नौकरी की खुशी सिर्फ पैसों के लिए है और अब शादी भी नहीं करने देना चाहती, क्योंकि मेरी तनख्वाह और मैं जो उनकी नौकरानी हूँ चली जाएगी। सुनैना ने चुपचाप आंसू पोंछे और काम में लग गई। आज खाना खाने का भी मन नहीं था। बिना खाना खाए ही सुनैना सो गई। सुबह जल्दी जल्दी उसने घर का काम निपटाया और फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर ऑफिस चली गई। आज ऑफिस में सुनैना का पहला दिन था। उसको ऑफिस का स्टाफ अच्छा लगा। सभी ने काम समझा दिया था। आज सुनैना काम करके शारीरिक रूप से तो थक गई थी, लेकिन उसे मानसिक शांति मिली थी। अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने का उसका ये बहुत पुराना सपना था। कहते हैं कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सुनैना कई रातें जाग के सपने देखे थे। आज भगवान उसका ये सपना हकीकत में बदल दिया था। ऑफिस से आकर उसने चाय बनाई और फिर सुकून की गहरी नींद में कई दिनों के बाद सोई थी। फिर उठकर उसने खाना बनाया। अब उसे लगता कि ऑफिस की छुट्टी ही नहीं हुआ करे। वहाँ उसकी सहेलियां भी बन गई थीं। उसे तन्हाई और खामोशी से घबराहट होने लगी थी। इसलिए वो चाहती थी कि हमेशा बहुत से लोग उसके आसपास हों, बातें हंसी मजाक करते रहें। साधना आज सुनैना से मिलने आई तो सुनैना को देखकर बहुत खुश हुई। उसने बताया, सुनैना, राजन ने तेरे लिए एक लड़का देखा है। मैंने तेरा फोटो भी दिखा दिया, उन्हें तू पसंद आ गई है। अब वो कल देखने आएंगे और डेट भी जल्दी ही फिक्स करेंगे। उन्हें जल्दी ही शादी करनी है। अरे साधना, इतनी जल्दी मम्मी शायद तैयार नहीं होंगी। सुनैना, लड़का अच्छा है, उसके भाई भाभी का ट्रांसफ़र हो गया है, वो जा रहे हैं, लेकिन वो नौकरी के कारण यहीं रहेगा। इसीलिए राजेश के भाई भाभी चाहते हैं जल्दी शादी करके उसे सेटल करके ही जाएं। सुनैना ने कहा, ठीक है, तू मम्मी से एक बार बात कर लेना। दूसरी दिन साधना राजेश को लेकर आ गई। उसके भाई भाभी भी साथ आए। सभी को सुनैना पसंद आ गई। साधना ने शिल्पा माँ को समझा दिया,
देखिए आंटी, ये अच्छे लोग हैं, सुनैना को इन्होंने पसंद भी कर लिया है। इनको पुरानी बातों से सुनैना की कोई मतलब भी नहीं है, इसलिए आप जल्दी शादी के लिए हाँ कर दीजिए। ऐसे में वो कुछ मांग भी नहीं कर रहे हैं, बस कम लोगों में शादी हो जाएगी। अभी कोरोना का बहाना भी अच्छा है, ऐसे में किसी को नहीं बुलाओगी तो कोई बुरा नहीं मानेगा, कम खर्च में ही हो जाएगी। आजकल बहुत से लोग ऐसे ही शादी कर रहे हैं, खर्चा भी कम, टेंशन भी कम। ऐसे मौके पर गरीबों को बड़ी राहत मिली है। शिल्पा ने भी कहा ठीक है, और बड़ी सादगी से सुनैना की शादी राजेश से हो गई। आज भी सुनैना को अपने मम्मी पापा की बहुत याद आई। कहते हैं कि इंसान अपना पहला प्यार नहीं भूल पाता। सुनैना को भी अनुराग की बहुत याद आई। कितने सपने, कितने अरमान थे, कितने दोनों ने वादे किए थे, लेकिन आज सुनैना किसी दूसरे की होने वाली थी। उसे फिर भी बार बार लग रहा था कि काश कोई चमत्कार हो जाए और अनुराग आ जाए, या अनुराग का कॉल ही आ जाए, तो वो जितने दिन का कहे वो इंतजार कर लेगी। लेकिन किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है। तो सुनैना की शादी आखिर राजेश से हो ही गई और वो दुल्हन बनकर राजेश के घर आ गई। आज वो उमंग, वो उत्साह, वो इंतजार कुछ भी नहीं था। राजेश भी सीधे साधे बस ऑफिस और घर तक ही सीमित थे। सुनैना बहुत थकी हुई थी तो भाभी ने कमरे में पहुंचा दिया। सुनैना ने भारी भरकम कपड़े बदलकर गाउन पहन लिया था, ज्वेलरी भी उतारकर आराम से लेट गई और कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। राजेश ने आकर देखा तो बहुत गहरी नींद में सो रही थी सुनैना, तो राजेश भी एक किनारे पर बेड पर सो गया। सुबह भाभी ने आवाज दी, अरे राजेश भैया उठ गए क्या? नाश्ता तैयार है, आप दोनों नीचे आ जाइए। सुनैना भाभी की आवाज सुनकर उठकर बैठ गई। जल्दी से वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर पीले कलर की साड़ी, गोल्डन ब्लाउज पहना। बाल गीले थे, उन्हें ऐसे ही क्लचर लगाकर छोड़ दिया। हल्का सा मेकअप किया। राजेश भी उठ गया था, उसने लेटे लेटे ही गुड मॉर्निंग कहा और मुस्कुरा दिया। सुनैना भी धीरे से मुस्कुरा दी। मैडम रात को तो मेरे आने से पहले ही सो गई थी, वो भी इतनी गहरी नींद में कि कोई उठाने की हिम्मत ही नहीं कर सका। सुनैना ने नजरें झुकाकर कहा, जी मुझे पता ही नहीं चला आप कब आए। अरे चलो कोई बात नहीं, चलिए भाभी बुला रही हैं। जी। दोनों नीचे आए। भैया भाभी और बच्चे दोनों खुश हो गए। सुनैना ने जाकर मौसी और भाभी भैया के पैर छुए। भैया भाभी मौसी ने आशीर्वाद दिया। सबने मिलकर नाश्ता किया। सुनैना ने कहा, भाभी दोपहर का खाना मैं बना दूंगी। भाभी ने कहा, अरे नहीं सुनैना, आज पहला दिन है इस घर में, फिर तो तुम्हें ही बनाना है, मैं तो कल चली जाऊंगी। बस ये मौसी अब तुम्हारे साथ रहेंगी, इनकी देखभाल करना अच्छे से। दूसरे दिन भाभी भैया चले गए। अब सिर्फ ये तीनों ही घर में बचे। मौसी थोड़ी मिजाज की तेज थी, कुछ न कुछ बोलती रहती थी। अरे सुनैना, सब्जी में तेल ज्यादा है, रोटी तो मोटी है। जी मौसी, कल से पतली बनाऊंगी। राजेश को बस हर काम परफेक्ट टाइम पर चाहिए था। हर चीज़ का एक टाइम था, वो उसी वक्त में वो काम करते थे। टाइम से उठना, सोना, बात भी कम ही करते, रात को जल्दी सो जाते और सुबह जल्दी उठ जाते थे। सुनैना चाहती कि राजेश खूब बातें करे, लेकिन राजेश कम से कम बात करते, कोई रोमांस न था। कभी ये नहीं कहते कि चलो सुनैना कहीं घूमने चलें या मूवी देखने चलें। सुनैना भी इतनी खोई हुई थी जिंदगी की उलझनों से कि वो भी अभी उनसे नहीं निकल पा रही थी, और उसे कोई सहारा भी नजर नहीं आ रहा था जो उसे जिंदगी में भंवर से बाहर निकाले। वो टूट गई थी। जिंदगी की आंधियों ने उसे पूरी तरह हिला दिया था। वो शादी करके सब भूलना चाह रही थी, लेकिन भूलने के बजाय उसे एक एक पल याद आता था। हर बात में अनुराग याद आ ही जाता था। वो सोच रही थी क्या गुनाह था उसका, यही कि वो अनुराग को दिल दे बैठी थी। टूट कर चाहा था और बस यही मेरा गुनाह हो गया। उसे वो पल याद आते जब वो दोनों समंदर के किनारे रेत पर टहलते थे। पैरों के नीचे रेत में जैसे धड़कन होती थी। वो दोनों जब साथ होते थे तो लगता था सारी ज़मीन आसमान उनका है। वो दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और आज भी सुनैना को लगता अनुराग उसके पास ही है। वक्त कैसे पंख लगा के उड़ता है कि इंसान पकड़ ही नहीं पाता। सुनैना भी घर, ऑफिस और 2 साल के अंदर ही 2 बेटों की माँ बन गई थी। वो घर और ऑफिस में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करती। वक्त तेजी से गुजर रहा था। बच्चों की अपनी फरमाइशें होती, राजेश की अपनी, और उन सब के बीच सिर्फ एक ज़रूरत की तरह थी सुनैना, उनकी चाह नहीं। और कई वर्षों तक ऐसे ही चलती रही। वो भीतर धीरे धीरे सुलगती, खुद को राख होते जाए देखती रही। बच्चे बड़े हो गए, लेकिन वो हमेशा से तन्हा ही रही। राजेश के लिए वो एक मशीन की तरह थी जो हर ज़रूरत पूरी करती थी, लेकिन न कुछ कहती न झगड़ती, बस चलती रहती थी। राजेश हर माह पूरी सैलरी ले लेता था। उसका कहना था कि मैं सही जगह इन्वेस्ट करूंगा, जो ज़रूरत हो मुझसे कहना, मैं ला कर दूंगा। बात बात में ताने भी देता, थोड़ा हंसा करो, किसकी याद में खोई रहती हो। सुनैना सोचती हर बात में टोकते हैं,
अरे ये कैसी साड़ी पहनी है, ब्लाउज इतना ऊंचा क्यों है, ऑफिस जा रही हो या किसी फैशन परेड में, वहाँ किसको दिखाती हो। बस ऐसी ही बातें करता राजेश। वो सोचती कि कहते हैं हंसा करो, मैं कैसे हंसूं, कब हंसूं। दोनों बेटों को तो फुर्सत ही नहीं थी अपनी पढ़ाई और दोस्तों से। बस जब कभी कुछ काम होता तभी आते जाते बात करते। मम्मी आज दोस्त आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा खाना बना देना, और मीनू बता देते। या फिर मम्मी मेरे कपड़े जमा देना, मुझे टाइम ही नहीं मिलता ढूंढने में, बहुत टाइम खराब हो जाता है। और सुनैना फ़ौरन हाँ कह देती, जबकि वो खुद ऑफिस के काम और घर के काम में इतनी पिस जाती थी कि उसे खुद के लिए कोई टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन कहीं बेटे नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए कभी ना नहीं कह पाती, हमेशा सबकी हाँ में हाँ कर देती थी। बस कभी रात में खिड़की में अकेली बैठकर सोचती कि क्या मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं बना जो कभी मेरा एहसास करे, मेरे सुख दुख बांटे, जिनसे मैं अपने मन की बात कह सकूं। मेरा मन भी होता है कोई मुझसे पूछे कि मैं क्या चाहती हूँ, कैसी हूँ, मुझे कोई दुख तो नहीं है। लेकिन कौन सुनने वाला है, आखिर मैं किससे कहूँ अपने दिल का हाल, किसे सुनाऊँ, कौन है मेरा। भगवान मुझे एक बेटी ही दे देता तो वो मेरी सहेली, मेरी राजदार, मेरी हमदर्द होती। वो ज़रूर मुझे सुनती, अपनी सुनाती। लेकिन भगवान को शायद ये भी मंजूर नहीं था। फिर उसको लगता कि जब मैं अपने बेटों की शादी करूंगी तो दोनों बहुओं को बहुत प्यार दूंगी, इतने लाड प्यार से रखूंगी कि उनको कभी ये नहीं लगेगा कि वो ससुराल में है। मैं उन्हीं को अपनी बेटियां समझूंगी। इसलिए जैसे ही बड़े बेटे ने बैंक में नौकरी ज्वाइन की तो सुनैना ने लड़कियां देखना शुरू कर दी थी। ऑफिस में सबसे कहती कि कोई अच्छी लड़की मेरे बेटे रुपेश के लिए देखना। लेकिन फिर पता चला कि रुपेश ने तो खुद ही अपने कॉलेज की लड़की को पसंद कर लिया था और एक दिन मम्मी पापा के सामने कह भी दिया, पापा मम्मी मैंने रूपाली को पसंद कर लिया है, शादी मैं उसी से करूंगा। राजेश और सुनैना को हाँ करना ही पड़ा। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। सुनैना एक से बढ़कर एक साड़ियाँ, ज्वेलरी और चीज़ें खरीदी। सब रूपाली से उसकी पसंद पूछकर या उसके साथ कभी बाजार जाकर शॉपिंग की। वो बहुत खुश थी। अपने बेटे की शादी से रूपाली बहू बनकर बस जल्दी घर आ जाए तो उसको घर में कोई बात करने वाला मिल जाएगा। उसका तन्हाई में रह रहकर दम घुटने लगा था। बस उसे लगता था ऑफिस में ही रहे, घर न जाए, क्योंकि घर उसे खाने को दौड़ता था। रूपाली के आने से सच में घर में रौनक हो गई थी। शुरू में सुबह ही रूपाली उठ जाती, सबको नाश्ता फिर लंच बॉक्स तैयार करना। सुनैना साथ में बराबरी से हाथ बटाती थी और ज्यादा ही काम कर देती। सोचती अभी नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। रूपाली ने धीरे धीरे अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था। मम्मी मैं ज़रा रुपेश के कपड़े निकाल रही हूँ, आप सब्जी छौंक देना और मम्मी 4 रोटी भी सेक लेना, रुपेश के लिए लंच में देना है। सुनैना कहती ठीक है बेटा, सेक देती हूँ। घड़ी देखती तो उसके ऑफिस का टाइम होने वाला होता। फिर रूपाली आती, अरे मम्मी आपने 4 ही रोटी सेकी, पापा क्या ले जाएंगे, और आपके लिए आप लंच नहीं ले जाओगे क्या। सुनैना कहती ठीक है बेटा, मैं पापा के लिए रोटी सेक देती हूँ, तू जब तक नाश्ता कर ले। हाँ मम्मी जी, मुझे तो सच में बहुत तेज भूख लग रही है, और नाश्ता करने बैठ जाती। सुनैना जल्दी जल्दी रोटी सेकती और हाथ धोकर ऑफिस के लिए तैयार होने चली जाती। मम्मी आपने नाश्ता कर लिया होगा, अब आज ऑफिस में ही कुछ लेकर खा लेना, मुझे आज ब्यूटी पार्लर जाना है, अपॉइंटमेंट है, देर हो जाएगी तो फिर शाम तक ही आ पाऊंगी। लेकिन बेटा मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया। तो क्या हुआ, आप नाश्ता भी रास्ते से कुछ लेकर खा लेना, अब मेरे पास टाइम नहीं है। सुनैना ने देखा रूपाली तैयार होकर ही नीचे उतरी थी। रुपेश के कपड़ों का तो बहाना बना रही थी। फिर धीरे धीरे रोज का यही काम हो गया। सुनैना भागते भागते ऑफिस पहुंचती। ऑफिस में सब कहते सुनैना अब तो बहू आ गई है, फिर भी तो रोज ऑफिस लेट आने लगी, और खुद को भी देख, न साड़ी सही से पहनी है, न प्रेस करी है, न बाल सुलझे हुए हैं। सुनैना क्या बात है, तो कुछ परेशान है क्या। सुनैना कहती अरे नहीं, वो बस माँ बेटी बातें करने लगती तो टाइम का पता ही नहीं चलता, इसलिए देर हो जाती है। जबकि सुनैना को पता था कि रूपाली नीचे उतरती ही नहीं, बस खाने के लिए ही उतरती है, तब 1-2 बात करती है या फिर हाँ ना में ही जवाब देती है। फिर एक दिन रूपाली ने बताया, मम्मी मैंने चेकअप कराया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, तो मुझसे कहती मैं ले चलती। अरे मम्मी आप क्या करती, अब सब नई टेक्निक आ गई है, मैं खुद ही दिखा के आ गई। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट करने को कहा है, मुझसे इतना काम नहीं होगा, कोई नौकरानी रख लीजिए। वैसे मेरी छोटी बहन आने वाली है, वो ऊपरी मेरा काम सब संभाल लेगी। सुनैना कुछ भी नहीं बोल सकी और दूसरे ही दिन रूपाली की बहन वैशाली आ गई। बस वो तो जरा सा चुन्नी पहनकर घूमती रहती या मोबाइल पर कॉल या मैसेज करती रहती थी, कोई काम में हाथ नहीं बटाती थी। उसकी वजह से तो काम और बढ़ गया था। बस रात दिन बाजार के खाने का ऑर्डर करती रहती थी या फिर बहन के साथ खुसुर पुसुर करती रहती थी। मम्मी जी आजकल आपको ऑफिस में बड़ी देर हो जाती है, रूपाली ने सुनैना से कहा। क्या कोई चक्कर वक्कर चल रहा है, आपके शौहर भी हैं फिर भी। अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा। अरे क्या सोचेगा, ऑफिस से ही किसी ने बताया है कि शादी के पहले भी आपका किसी से चक्कर था,
मम्मी, आपको ये शोभा नहीं देता? आपकी उम्र देखिए और ये आपके कारनामे। बेटा, बड़ों से कैसी बातें कर रही हो? अरे काहे की बड़ी, आपने ऐसा घटिया काम किया है कि आप सबकी नज़रों से गिर गई हैं। और इतने में ही राजेश और रुपेश भी आ गए। अरे रूपाली, तुम्हारा ऐसा टाइम चल रहा है, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे स्वास्थ्य और बच्चे के लिए ठीक नहीं है। मम्मी, आप चुप रहिए, आपको क्या हो गया है? अरे बेटा, मैंने क्या किया है? रूपाली को समझाओ, ये कैसी बातें कर रही हैं। मम्मी, उसे क्या समझाएं? आप समझो, लोग क्या क्या कहते हैं आपके बारे में। तभी तो पापा भी आपसे कम ही बात करते हैं। रूपाली ने बताया, उस दिन जब आप बाहर कपड़े धो रही थी तो पड़ोस के अंकल आपके पास ही आप पर झुके आए थे। रूपाली ने उस दिन देख लिया था। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हें बाहर नल पे कपड़े खंगाल रही थी। वो मुझे बहन समझते हैं। वो हाथ धो रहे थे झुककर और मैं साइड में हो गई थी। रूपाली ने उसी समय कैसी कैसी बातें सुनाई थी उनको कि अब वो आते ही नहीं है। मैं उनको अपना भाई मानती थी, कभी कुछ सामान ला देते थे या कोई काम होता तो मैं कह देती थी। अब उनका आना बंद हो गया। अरे मम्मी, आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए मान लिया शादी के पहले किसी से चक्कर था, वो आपकी मम्मी ने ही पापा को बताया था, लेकिन अब तो आपकी ये उम्र ऐसी नहीं है। सुनैना फूट फूट कर रोने लगी। तुम लोग क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मैं जानती हूँ रूपाली मुझे क्यों परेशान कर रही है। वो अपनी छोटी बहन को यहाँ लेकर आई है ताकि हम अपने छोटे बेटे की शादी उससे कर दें। जब हमने मना किया और कहा कि देखो रूपाली, हम तुमको बहू बनाकर लाए थे कि तुम हमारे घर को स्वर्ग बनाओगी, हमारे परिवार का ख्याल रखोगी, घर संभालोगी, लेकिन तुमने आते ही हमारे बेटे को अपने शिकंजे में कस लिया। वो तुम्हारी उंगलियों पर नाचता है। हमने सोचा था तुमको बहू नहीं बेटी समझेंगे, लेकिन तुमने नौकरानी बना दिया। और अब ये इल्ज़ाम, उफ़, कितने घिनौने इल्ज़ाम लगाए हैं तुमने। लेकिन मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं करूँगी अपने छोटे बेटे की, जिंदगी नरक नहीं बनने दूंगी। तभी वैशाली वहां आ गई। अरे आप कौन होती हैं रोकने वाली? हम नरेश से ही शादी करेंगे। नरेश तुमसे शादी नहीं करना चाहता, सुनैना ने कहा। अरे ऐसे कैसे नरेश शादी नहीं करेगा? मेरे साथ बहुत फोटो हैं उसके साथ, फ़ोन कॉल की डिटेल भी है। अरे वो तो भाभी ही कहती थी कि नरेश वैशाली को बाजार ले जाओ, कभी कहती थी कि नई फिल्म लगी है दिखा लाओ। मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, वो दिन भर घर में काम करती है, अकेली रहती है। आज छुट्टी कर लो और पिक्चर दिखा लाओ। तो मैं ले गया था। हाँ तो साथ ले तो जाते थे, सब फोटो खींच कर रखे हैं। अगर शादी नहीं करोगे तो हम रिपोर्ट कर देंगे, पुलिस ले जाएगी और फिर कोई भी शादी नहीं करेगा, उम्र भर जेल में ही रहना, ऐसा केस लगवाएंगे। सुनैना नरेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब क्या करें समझ ही नहीं आ रहा था। बदनामी और केस के डर से नरेश वैशाली से शादी करने के लिए राजी हो जाता है और वैशाली बाकायदा दुल्हन बनकर घर में आ गई। अब तो सुनैना का जीना और दूभर हो गया था। वो किसी से मोहल्ले में बात नहीं कर सकती थी। उन दोनों बहनों को लगता कि शायद उन दोनों की बुराइयां कर रही हैं, क्योंकि दोनों ने सुबह उठने का टाइम 10-15 बजे का बना लिया था, जबकि 10-साढ़े 10 बजे सबको ऑफिस जाना रहता था। जब तक सुनैना नाश्ता खाना सब बनाती, चूंकि एक दिन का होता तो ठीक, यहाँ तो रोज़ाना का ही सुबह उठने का समय यही हो गया। जब उठती तो सब ऑफिस जाने के लिए निकलने वाले होते। रूपाली तो बीमारी का बहाना बनाती। रुपेश भी हाँ में हाँ मिलाता कि प्रेगनेंसी के कारण रूपाली सो नहीं पाती, सुबह ही आंख लगती है, और वैशाली तो बिना काम के थकान का बहाना करती। उन दोनों के कौन मुंह लगता, इसीलिए वो सुनैना ही अकेली सब काम कर लेती, सबको लंच बॉक्स बनाकर दे देती। ऑफिस देर से जाती तो बहुत काम पेंडिंग हो जाता, इसीलिए वो ऑफिस के बाद रुककर सारा पेंडिंग काम निपटाती। जब घर आती तो राजेश बेटे और दोनों बहुएं खूब बातें सुनाते। राजेश कहते, सुना है आजकल बड़े बाबू के केबिन में ही बैठी रहती हो, ऑफिस से सब चले जाते हैं, तुम अकेली बड़े बाबू के साथ क्या रंगरेलियां मनाती हो। सुनैना समझाती, राजेश ऐसा नहीं है। अब राजेश उसे मारने भी लगा था। सुनैना समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कैसे अपने हैं, कोई एहसास ही नहीं है। आज अपनी सहकर्मी शिशी के सामने सुनैना बहुत रोई, बोली मैंने पूरी जिंदगी इन लोगों पर खर्च कर दी, इतना कमाया लेकिन अपने ऊपर कुछ खर्च ही नहीं कर पाई। इन लोगों ने क्या दिया, मेरे ख्वाब छीन लिए, मैंने सब लिखना बंद कर दिया था, किसी भी गोष्ठी साहित्यिक गतिविधि में भाग नहीं लेती थी, मेरी उड़ान मेरा आसमान मेरी आकांक्षाएं सब छीन लिया मुझसे। मैं पहले अनुराग की तरफ खिंचती चली गई, लेकिन उसने भी सिर्फ बदनामी, आंसू, तन्हाई, कसक के सिवा मुझे क्या दिया। अपने प्यार की तपिश से मुझे झुंझलाकर राख कर दिया। कोई भी आदमी औरत के दिल को समझ ही नहीं पाया, मुझे सिर्फ ज़रूरत ही समझा गया, चाहा नहीं गया। मैं बरसों से ऐसे ही जीती रही, भीतर धीरे धीरे सुलगती खुद को राख होते देखती रही। रोज़ाना मुझे नए नए गम मिलते रहे, आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूं। शिशी, जब किसी के दिल को शौक लगता है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये उतना ही हर्ट होता है जितना पहली बार हुआ था।
मैं अपनों गमों की दास्तां किसको सुनाऊं, किससे कहूं? मैं अब जिससे भी बात करती हूँ मेरी दोनों बहुएं ऐसी बातें उनसे जाकर कह देती हैं कि वो फिर मुझसे मिलना बात करना नहीं चाहता। शिशी, मैं अकेली रह रहकर चुपचाप सह सहकर पागल हो जाऊंगी। शिशी, मुझे अपने रिटायरमेंट से डर लगता है। अगले महीने जब मैं रिटायर हो जाऊंगी सर्विस से तो मैं कैसे घर में अकेली रहूंगी? आजकल मुझे यही डर सताता है। पैसों का, वो मैं क्या करूंगी? पहले ही सब पैसे राजेश ने निकाल लिए जीपीएफ अकाउंट से। अब तो थोड़े ही कुछ मिलेंगे, लेकिन मैं ऑफिस आ जाती थी तो सबके बीच रहना बात करना अच्छा लगता था। अरे सुनैना, कम तो ऑफिस आती जाती रहना, इतना क्यों फिक्र कर रही हो? नहीं शिशी, मुझे कोई कहीं नहीं जाने देगा। मैं रिटायरमेंट से बहुत डरती हूँ। अरे डरो मत, ये तो खुशी की बात है। अब तुम खूब आराम करना, अपने लिए समय निकालना। तुम्हें कविताएं कहानी लिखने का शौक है ना? अब तो समय ही समय होगा तुम्हारे पास, खूब लिखना। आज जब सुनैना का रिटायरमेंट हुआ तो वो बहुत उदास थी, बस रोती ही रही। घर से तो कोई लेने आया नहीं, ऑफिस वाले ही सब घर छोड़ने गए। सुनैना की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि सबको घर में बुला ले। चुपचाप धन्यवाद कहकर हाथ जोड़ दिए, आंखों से आंसू बह रहे थे। चुपचाप घर में चली गई और तीसरे दिन ही ऑफिस में ये खबर आ गई कि सुनैना को हार्ट अटैक आ गया। सुनैना इस दुनिया में नहीं रही। ऑफिस से सभी लोग सुनैना के घर गए। वहां सबको देखकर लगा ही नहीं कि किसी को सुनैना के जाने का गम हो। बस सब फॉर्मेलिटी निभा रहे थे, लेकिन मेरे कानों में उसकी वो सारी बातें गूंज रही थी जो उसने मुझसे कही थी। वो कहती थी, शिशी बताना मैं किससे कहूँ? ये बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहा था। उसका उदास चेहरा, बहुत कुछ कहती हुई आंखें मेरे सामने आ जाती थी। वो दर्द तन्हाई को कब तक बर्दाश्त करती? अपनों के इल्जाम, बेइज्जती, उनका रूखापन कब तक सहती वो आखिर? शायद मौत तो उसकी बहुत पहले हो गई थी, लेकिन वो एक जिंदा लाश थी। सहती रही और आज हमेशा के लिए चुप हो गई और उसके दिल में बहुत कुछ अनकहा रह गया। समाप्त। सब्सक्राइब जरूर करें, कहानी ऐसे ही आती रहेगी। सपोर्ट करें।